दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उस डायनेस्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस वंश के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसके राजाओं की कहानी जो है हमने बहुत बार सुनी है। इस वंश के अलग-अलग राजाओं को अलग-अलग कारणों से जाना जाता है। एक राजा को मार्वलस स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, जैसे कि लाल किला, ताजमहल। वहीं दूसरे राजा को एक क्रूअल शासक के रूप में जाना जाता है। और इस वंश का जो संस्थापक था, उसको मेनली बारूद के प्रयोग के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में। मुगल वंश कैसे भारत में स्थापित हुआ, कैसे उज्बेकिस्तान में रहने वाला बाबर भारत में इन्वेड करता है और भारत में मुगलों का शासन हमको 200 साल तक देखने को मिलता है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में, तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक लखेरा और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करना और अपना कमेंट जरूर करना। दोस्तों जब भी हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें हमको मेनली 4 डायनेस्टीज जो है देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, फिर आती है सैयद डायनेस्टी और फिर आती है लोधी डायनेस्टी। इन 4 डायनेस्टीज के बाद मुगल एम्पायर जो है भारत में स्टैब्लिश होता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि कैसे उज्बेकिस्तान में रहने वाला बाबर भारत को जो है इन्वेड करता है और भारत पे अपना शासन जो है स्थापित करता है और भारत में करीब 200 साल तक हमको इनका शासन देखने को मिलता है। दोस्तों मुगल का भारत में इन्वेड करने का एक सबसे बड़ा रीजन रहा है पॉलिटिकल इशू। उस समय अगर आप भारत की पॉलिटिकल कंडीशन देखोगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट नजर आएगी। यही सबसे बड़ा कारण था कि उज्बेकिस्तान में रहने वाला बाबर भारत को जो है इन्वेड करता है और धीरे धीरे करके बाबर अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करता है और दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं उनको कब्जा लेता है। भले ही मुगल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन 1526 में रखा गया, लेकिन उसके पहले ही भारत की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो काफी वीक हो जाती है। 1398 में जब तैमूर भारत में इन्वेड करता है, उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन होता है और मोहम्मद शाह तुगलक जो है भारत को रूल कर रहा होता है। उसी समय तैमूर इन्वेड करता है, जिसकी वजह से तुगलक डायनेस्टी जो है बहुत ज्यादा ही वीक हो जाती है और एट लास्ट दिल्ली में रूल करने वाले तुगलक डायनेस्टी का जो है अंत हो जाता है। जब तुगलक डायनेस्टी एंड हो जाती है उसके बाद दिल्ली को रूल करते हैं सैयद, लेकिन सैयद भी ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ सिंध पे पहलो लोधी जो है खड़ा होता है। पहलो लोधी 1451 में दिल्ली को इन्वेड करता है और दिल्ली को कब्जा लेता है। अब दिल्ली में लोधी वंश का जो है शासन आ जाता है। लेकिन वहीं जहां पे एक तरफ दिल्ली पे पहलो लोधी का शासन होता है, वहीं दूसरी तरफ मालवा में राणा सांगा जो है खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी भी बाबर उज्बेकिस्तान में ही होता है। बाबर उज्बेकिस्तान में ही जो है अपना रूल करता रहता है और बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर अभी भी उज्बेकिस्तान में जो जगह है फरगना, उसको ही जो है यहाँ पे रूल कर रहा होता है। लेकिन जो फरगना है जहां बाबर अभी रूल कर रहा है, वहां पे आपको बहुत सारी डायनेस्टीज जो है देखने को मिलेगी। मेनली जो डायनेस्टी सेंट्रल एशिया को रूल कर रही हैं वो बाबर पे अटैक करती हैं और बाबर कई बार अपने टेरिटरी को एक्सपांड करने की कोशिश करता है। हालांकि वो जीत तो जाता है, लेकिन बाबर वहां सस्टेन नहीं कर पाता और अंत में यह होता है कि बाबर काबुल की तरफ बढ़ता है। बाबर की आर्मी बहुत बड़ी थी और जिस जगह बाबर था, बाबर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर पाए, इसलिए वो काबुल की तरफ बढ़ता है और बाबर 1904 में काबुल को जो है कब्जा लेता है, जहां से बाबर को एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे वो अपनी आर्मी को सस्टेन कर पाता है। लेकिन काबुल भी उतना रिच नहीं था। बाबर के पास उतना रेवेन्यू अभी भी जनरेट नहीं हो रहा था कि वो अपनी आर्मी को स्टेबलाइज कर पाए। जब बाबर काबुल में होता है तब वो कई बार प्रयास करता है कि वो वापस फरगना को कब्जा ले, लेकिन उस समय जो उज्बेक्स और ऑटम्स तुर्क हैं उनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है और बाबर उनकी आर्मी के सामने सरवाइव नहीं कर पाता। इसलिए बाबर काबुल में ही जो है रहता है और बाबर इंडिया की तरफ मूव करने का जो है फैसला लेता है, क्योंकि उस समय अगर आप भारत की पॉलिटिकल कंडीशन देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं थी। एक तरफ लोधी डायनेस्टी थी, एक तरफ बाबर काबुल में जो है यहाँ पे रूल करता है। लेकिन अब बाबर को ये लगता है कि हमको और पैसे चाहिए जिससे हम अपनी आर्मी को जो है यहाँ पे सस्टेन कर पाए और बाबर अपने एम्पायर को भी एक्सटेंड करना चाहता है और बाबर लाहौर की तरफ बढ़ता है। कुछ समय बाद वो लाहौर को भी कब्जा लेता है। लेकिन जब बाबर लाहौर में होता है उस समय दिल्ली का शासक होता है इब्राहिम लोदी। बाबर जब लाहौर में होता है तो वो सही समय का इंतजार करता है कि हम कब अटैक करेंगे। बाबर की पूरी नजर दिल्ली पे थी, वो दिल्ली को कब्जाना चाहता था और अपने एम्पायर को जो है एक्सटेंड करना चाहता था। जहां एक तरफ बाबर लाहौर तक पहुंच गया था और इब्राहिम लोदी दिल्ली में था। अब दोनों के बीच में एक बैटल होता है जिसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों ही
पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ते हैं और जो बैटल 1526 में होता है वही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि भारत को कौन रूल करेगा। और जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है तब बाबर की आर्मी उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबर के पास एक एडवांटेज था, वो था बारूद का। बाबर को बारूद के प्रयोग के लिए भी जाना जाता है। बाबर सबसे पहला राजा था जिसने बारूद का जो है यहाँ पे प्रयोग किया था। हालांकि भारत में विजयनगर एम्पायर के जो कृष्णदेव राय हैं उन्होंने पुर्तगालियों की मदद से उन्होंने पहले ही बारूद का प्रयोग कर लिया था। और फाइनली जब बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो भारत में मुगल सल्तनत की जो है नींव डल जाती है। अब दिल्ली की जो गद्दी है उसमें मुगल शासन जो है स्थापित हो जाता है और अब जो बाबर की टेरिटरी है वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। आगरा तक ये अपना शासन स्थापित कर लेता है, लेकिन अभी भी बाबर के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। और जब बाबर दिल्ली में रूल कर रहा होता है तब सभी राजपूत किंगडम यूनाइट हो जाते हैं और बाबर के अगेंस्ट लड़ते हैं। लेकिन बाबर 1527 में बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हरा देता है और पानीपत से बड़ा बैटल ऑफ खानवा को माना जाता है क्योंकि राणा सांगा 10,000 ट्रुप्स को लेके जाता है। वहीं बाबर के पास बहुत ही छोटी आर्मी होती है, लेकिन बाबर के पास स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। बाबर को पता था कि हमको किस तरीके से ट्रुप्स को मैनेज करना है। बाबर अलग अलग दिशाओं से हमला करता है और फाइनली बाबर जीत जाता है और बाबर 1528 में चंदेरी का बैटल लड़ता है। उसके बाद फाइनली 1529 में वो घग्गर का बैटल लड़ता है और इसके बाद बाबर की जो टेरिटरी है वो बहुत बड़ी हो जाती है। बाबर अब अपना एक बहुत बड़ा शासन स्थापित कर लेता है, लेकिन वो इस शासन को ज्यादा समय तक एंजॉय नहीं कर पाता है। आने वाले एक साल में और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को पहले आगरा में दफनाया जाता है, उसके बाद इसको काबुल में जो है दफनाया जाता है और अंत में बाबर का शासन जो है वो संभालता है उसका बड़ा बेटा हुमायूं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम बिल्कुल हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तो अंत में आप क्या सोचते हैं बाबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स MM अकेडमी ऐप पे चल रहा है, आप बिल्कुल जो है वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो एट लास्ट ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।